जी हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी। मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है। गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ मैं क्या मेरी था? बहन के घर थी। मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसा कर रहा है गुलामुद्दीन वो? को सब मालूम है मर्डर का। ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा नहीं करूँगा। उन्होंने ही कहा था। उनको ही सब पता है। मैं बेकसूर हूँ। अभी आपने जिसे सुना उसका नाम आबिदा है। वही आबिदा जिसे जोधपुर पुलिस ने अरेस्ट किया है इस इल्जाम में कि उसने अपने पति के साथ मिलकर एक महिला का ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके शरीर के 6 टुकड़े भी किए। उसके गले, हाथ, पैर, धड़ सब कुछ अलग अलग किया। उसे पॉलीथीन में पैक किया और इसके बाद 10 फीट गड्ढे में दफना दिया, वो भी अपने घर के ठीक पीछे। अब जो आबिदा है उसने इस तरीके का जो बयान दिया है पुलिस के सामने, वो पूरी तरीके से इस केस को मोड़ रहा है। जिस आबिदा ने कत्ल की पूरी वारदात पुलिस के सामने रखी थी, उसने बताया था कि क्यों कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया। अब वो मीडिया के सामने कैमरे पर आते ही बोल रही है कि उसे कुछ नहीं पता, जो भी किया उसके पति गुलामुद्दीन ने किया। वो कह रहा था कि अगर हम कत्ल करेंगे तो ऐसा वैसा हो जाएगा। तो आखिर क्या ऐसा वैसा हो जाएगा, पुलिस को अब ये पता लगाना होगा। दरअसल जोधपुर का एक मोहल्ला है, नाम है गंगाना, और इसी मोहल्ले में ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर का मालिक है गुलामुद्दीन। 23 तारीख को गुलामुद्दीन अचानक से जेसीबी घर पर बुलवाता है और अपने घर के ठीक बाहर ही गड्ढा खुदवाना शुरू करता है। अब लगातार मोहल्ले में जेसीबी खड़ा रहता है, लंबे समय तक गड्ढा खोदा जाता है, 10 फीट का गड्ढा खुदता है। लोगों को लगता है कि गुलामुद्दीन को कुछ काम होगा, इसीलिए वो गड्ढा खुदवा रहा है। इसके बाद जेसीबी चली जाती है। ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, यही वो गड्ढा है जिसे गुलामुद्दीन ने 23 अक्टूबर को खुदवाया था। अब इधर एक महिला और है, 50 साल की अनीता चौधरी, जो कि जोधपुर के ही इसी मोहल्ले में रहती है। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। गड्ढा खुदवाया गया था 23 तारीख को और 3 दिन बाद यानी 26 तारीख को अनीता चौधरी गायब हो जाती हैं। उनका किसी को भी पता नहीं चलता। परिवार वाले उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब इसके बाद एक तरफ गड्ढा खोदा गया और एक तरफ महिला गायब हो जाती है। अब इस महिला को ढूंढने के लिए पुलिस हर जगह छानबीन करती है, पता लगाती है, हर किसी से पूछताछ करती है और फिर 30 अक्टूबर की रात को पहुंच जाती है गुलामुद्दीन के इसी घर, इसी गड्ढे के सामने। पूरी छानबीन की जाती है, पता लगाया जाता है और इस गड्ढे को जब खोदा जाता है तो इसके अंदर से एक लाश निकलती है, वो भी टुकड़ों में। सिर, धड़, हाथ, पैर, गला सब अलग अलग पन्नी में पैक थे और जब उनको खोला जाता है तो पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अनीता चौधरी की थी। 50 साल की उसी अनीता चौधरी की जो 3 दिन पहले गायब हुई थी। अब पुलिस को आखिर पता लगाना था कि कत्ल क्यों किया गया, कत्ल के पीछे का मोटिव क्या था और ये गड्ढा, आखिर ये गड्ढा क्यों खुदवाया गया। क्या इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि अनीता को मारकर इसमें दफनाया जा सके, क्योंकि अनीता को किडनैप करने से 3 दिन पहले ही गुलामुद्दीन ने ये गड्ढा खुदवाया था। तो दरअसल जोधपुर में जो गंगाना इलाका है वहाँ पर सनशाइन ब्यूटी करके एक पार्लर है, उसी में अनीता काम किया करती थी। माफ़ करिएगा, ब्यूटिशियन थी, उन्हीं का पार्लर था, वो पार्लर चलाया करती थी और 50 साल उनकी उम्र हो गई थी, शादीशुदा थी, उनका एक बेटा भी है। और रोज़ की तरह जो अनीता है वो 26 तारीख को भी अपने ब्यूटी पार्लर जाती हैं, काम करती हैं, लेकिन दोपहर को वो अचानक से बाहर निकलती हैं। उनके हाथ में एक पन्नी होती है, एक उन्होंने पीले कलर का सूट पहना हुआ है। आप इस सीसीटीवी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोपहर का वक्त है, अनीता बाहर निकलती हैं, रोड के दोनों तरफ देखती हैं और फिर सामने उन्हें एक ऑटो दिखता है, ऑटो तक जाती हैं, ऑटो से कुछ बातचीत करती हैं, शायद अपनी मंजिल का पता बता रही होंगी कि मुझे इस जगह पर जाना है। बातचीत होती है और इसके बाद बड़े ही आराम से वो ऑटो में बैठ जाती हैं। अब यहाँ तक कि जो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा रही हूँ उसे देखने से लगता है कि अनीता ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी फोर्स के साथ, बिना किसी ज़बरदस्ती से वो इस ऑटो में बैठी हैं और ऑटो वाले से बातचीत की है और पता बताया है कि उन्हें आखिर कहाँ जाना है। अब यहाँ तक तो जो परिवार वाले थे, जो हस्बैंड थे, उनके जो बेटे थे, उनकी बात होती है अनीता से, लेकिन
कुछ देर बाद ही जब वो ऑटो में बैठ के जिस जगह उन्हें जाना था वहाँ पहुँच जाती हैं, उसके बाद जो परिवार वाले हैं उनकी बात नहीं हो पाती अनीता से। धीरे धीरे नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब जब नंबर स्विच ऑफ होता है तो परिवार वाले डर जाते हैं। तो ऐसे में जो अनीता के हस्बैंड हैं मोहनलाल, वो हर तरीके से कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी बीवी आखिर चली कहाँ गई। वो ब्यूटी पार्लर आते हैं, वहाँ भी उनको अपनी वाइफ नहीं मिलती। गली मोहल्ले में छानबीन करते हैं, पूरी रात वो कड़ी मशक्कत के साथ खोजबीन करते हैं, लेकिन अनीता का कहीं भी पता नहीं चलता। अब इसके बाद फिर अगली रोज़ यानी 27 तारीख को पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और ठीक 3 दिन बाद यानी 30 तारीख को पुलिस अनीता की लाश बरामद करती है। दरअसल पुलिस सबसे पहले जो ब्यूटी पार्लर है वहाँ उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज निकालती है, उनको चेक करने की कोशिश करती है और पुलिस को यही सीसीटीवी फुटेज दिखता है जो मैंने आपको दिखाया। और इसके ज़रिए जो पुलिस वाले हैं वो जो ऑटो चला रहा था ड्राइवर, उस तक पहुँच जाते हैं। ऑटो ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि ये महिला तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी, तुम्हारे ऑटो में बैठी थी, तुमने इसे कहाँ छोड़ा, आखिरी लोकेशन बताओ, तो ऑटो ड्राइवर पुलिस वालों की मदद करता है और उन्हें उस जगह तक पहुँचाता है जहाँ उसने अनीता को छोड़ा था। और वो जगह कोई और नहीं बल्कि वो घर निकलता है गुलामुद्दीन का। अब पुलिस को जब पता लगता है कि आखिरी बार यानी आखिरी लोकेशन अनीता की यहाँ पर थी और इसी के बाद वो गायब हो गई है, ऑटो ड्राइवर ने ये सारी चीज़ें बताई, वो घर में दाखिल होती है और घर में उस वक्त गुलामुद्दीन मौजूद नहीं होता, बल्कि घर के अंदर तो होती है आबिदा यानी गुलामुद्दीन की पत्नी। अब पुलिस वालों को देखकर आबिदा को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस वाले आबिदा से पूछताछ करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में आबिदा बता देती है। आबिदा बताती है कि उसके पति ने और उसने मिलकर जो अनीता है उनको पहले एक बेहोशी की दवा मिलाकर जूस पे शरबत पिलाया, उन्होंने शरबत पिया, वो बेहोश हो गई और इसके बाद आबिदा बताती है कि मीट काटने वाला जो कटर होता है, जो चाकू होता है, उससे उस लाश के टुकड़े किए गए, उन्हें बोरे में भरा गया और फिर 10 फीट के गहरे गड्ढे में छुपा दिया गया, डाल दिया गया और तो और ऊपर से मिट्टी पाटी गई और फिर वहाँ से बदबू ना आए, उस जगह से किसी को साजिश का पता ना चले, किसी को पता ना चले कि अंदर कोई ऐसी गंध भरी चीज़ है, इसीलिए उस पूरे गड्ढे पर इत्र भी डाला गया। ये सारी चीज़ें आबिदा पुलिस को बताती है। अब इसके बाद पुलिस वाले आबिदा को अरेस्ट करते हैं और गुलामुद्दीन अभी तक फरार है। गुलामुद्दीन पुलिस की नज़रों से अभी तक दूर है, कानून के हाथ से अभी तक दूर है, लेकिन जो आबिदा है वो पुलिस की हिरासत में आती है और पुलिस को थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आती है। इसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो बताते हैं कि जो गुलामुद्दीन है वो जुआ खेलने का आदी था, उस पर 12 लाख रुपए का कर्ज था और ऐसे में जो महिला है, जो अनीता चौधरी है जिसकी हत्या की गई, उसके गुलामुद्दीन से एक मुंहभोले भाई जैसे संबंध थे और इसी सिलसिले में वो पहले से अनीता को जानता था। उसे पता था कि वो अनीता को जहाँ बुलाएगा वो आ जाएगी और इस सिलसिले में वो उसे घर बुलाता है और यहाँ उसका मर्डर करता है। क्योंकि जो अनीता है वो हमेशा गहने पहने रहती थी, उसकी ज्वेलरी उसके पास रहती थी, वो कम से कम 1-1.5 लाख के गहने तो पहन कर ही रखती थी और इसी में जो गुलामुद्दीन है उसने पूरी प्लानिंग की, साजिश रची और इसके तहत अनीता का कत्ल कर दिया। और फिलहाल पुलिस ने जो बताया उनके तहत ये भी पुलिस ने कहा है कि 3 दिन पहले जो उसने गड्ढा खुदवाया वो ये सोच कर ही चल रहा था कि अनीता को उसे मारना है, अनीता का कत्ल करके उसकी लाश को इसमें दफनाना है। फिलहाल गुलामुद्दीन तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन आबिदा ने पूरी कहानी बताई। लेकिन जब मीडिया ने आबिदा से पूछा, उससे बात करने की कोशिश की, तो वो पूरी तरीके से पलट गई। उसने जो पुलिस के सामने चीज़ें कही जिसके तहत वो अरेस्ट हुई और जिसके तहत लाश बरामद की गई, जो टुकड़ों में कटी हुई लाश थी वो बरामद की गई, लेकिन मीडिया में जैसे ही आबिदा आई, कैमरे के सामने जैसी है, उसने पूरी कहानी पलटी। उसने बोला कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो उस दिन उस घर में मौजूद तक नहीं थी, बल्कि वो अपनी बहन के घर गई हुई थी। और तो और आबिदा ने यह भी कहा कि जो कुछ किया है गुलामुद्दीन ने किया है, गुलामुद्दीन को पकड़िए। आबिदा ने बोला कि उसके पति को पकड़िए और फिर साथ ही साथ जो आबिदा है वो ये भी कह रही है कि उसको सब कुछ पता है, मैं नहीं जानती कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ। और यहाँ ये सब कहते हुए आबिदा ने पूरे केस को पलटकर रख दिया है। तो ऐसे में पुलिस के लिए अब गुलामुद्दीन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और आबिदा सच कह रही है झूठ, ये तो पूरी चीज़ें कोर्ट में ही साफ हो पाएंगी। लेकिन जो ब्यूटी पार्लर की मालिक थी अनीता चौधरी, उनकी हत्या की गुत्थी अब पूरी तरीके से उलझती ही जा रही है। एक तरफ जहां गुलामुद्दीन का नाम आया तो ऐसे में एक नाम और आ रहा है तैयब अंसारी का। वो क्यों आ रहा है, आप सबसे पहले जो अनीता चौधरी के पति हैं उनकी बातचीत सुनिए, फिर मैं आपको पूरी चीज़ समझाती हूँ। उसके टुकड़े टुकड़े करने की कहाँ जरूरत थी सर, ये बताइए। ये सब मिली भगत है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है, किसी न किसी बड़े आदमियों का हाथ है। वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हम तो उसका ओरिजिनल नाम तक नहीं जानते थे, उसको अच्छी तरह से जानते थे 10-15 साल से।
उसका अनु भैया कहते थे, पूरा मार्केट उसको अग्रवाल टावर में अनु भैया कहता है। मेरे को तो ओरिजिनल नाम का भी इसको पता नहीं है, इसका फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं नाम इसका है। और जब गए उसके बताया, मैंने कहा मकान किसका है, बोले उसका अनु भैया का। हमारे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये बंदा ऐसा कर सकता है क्या। इसने पहला बुला के जान पहचान के हिसाब से इसको वहाँ बुलाया मिसेज को। अब कैसे बुलाया, कोई मकान दिखाने की, मिसेज साइड में प्रॉपर्टी का काम करती थी, तो मकान दिखाने के लिए या कोई प्लॉट दिखाने के लिए कोई दीदी सस्ता बिको आए, आप एक बार आके देख लो, सर्वे कर लो। तो अभी जिन्हें आपने सुना वो अनीता के पति थे। दरअसल अनीता के जो पति हैं मनमोहन, उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की है पुलिस के साथ, जिसमें उनकी एक सुमन नाम की महिला से बातचीत हो रही है और सुमन कोई और नहीं बल्कि अनीता की दोस्त है। और इसमें वो कई सारे राज बता रहे हैं, कई सारी जो सुमन है वो कई सारे जो राज है उन्हें उगल रही है और बता रही है कि कैसे जो अनीता है उसका कत्ल क्यों किया गया, उसके पास ऐसी क्या चीज़ थी और कुछ ऐसा सामान था जो तैयब अंसारी की सारी चीज़ें यानी सारे राज को खोल सकती थी। बातचीत में क्या है उसका छोटा सा अंश मैं आपको सुनाती हूँ। अंसारी ने बकरूला अगर इन दिनार महीना अगर मारा हाथ कहीं होए नहीं तो हम लीजो कि हाथ है अनीता जीजी ने गायब करन रमाईने थाना हाथ की हुआ तो मतलब अगर वो अनीता जीजी हाथ कहीं करियो है। अरे कल तो थाने लगे कि आज अगर अनी मैं धमकी दी नहीं उन्हें तो वो अनी मारा हाथ जरूर कहीं कहीं करेला। हाँ अगर अनी मारे कहीं 4-5 दिन महीने कहीं होवे धमकी कहीं, मैं तो बार थाने में उन्हें अंदर नहीं बुलवा दे वहाँ कमिश्नर के प्राण उन्होंने नंबर भी भेज दिया। मैं भी फोन करूला उन्हें और एक ही बात कहूला, अनीता जीजी 4 दिन पहले अनी मैंने कहे थारे 12 महीने। अरे मैंने अब सब वही लाग रहा था कि ये 4:30 बजे आपके गंगाना बेल्ट आपके बेल्ट से किसी के साथ गई है। अरे अनीता जी थाने ध्यान है, मैंने नहीं बता रहा हो। जिया जी मारी बात सुनो, अगर मैं कोई बात हूँ छिपाऊ नहीं तो मैं माता जी सौगन खान के हूँ। अनीता जी जो मारो बर्डन कोई नहीं है और भी मैंने विश्वास है, मारो बात नहीं छुपाओ। अब ठीक है नहीं, मैं कभी झूठ बोलूला नहीं और थाने अच्छी तरह उठाए ठीक है। कार्रवाई छो करता मने कोई डर नहीं है। था जटो बुलावला बटान मैं हाजिर होऊला ठीक है। और अनीता जी जी रही बात, मैं अंसारी हूँ बात करूला, अंसारी अगर अनीता जी जी कहीं करियो है तो वो थान जरूर फोन करेला बार। उस फोन कॉल में जो मनमोहन है वो बोलते हैं कि कुछ ध्यान पड़ा, जिसपे सुमन कहती हैं अभी तक कुछ पता नहीं चला। सुमन आगे बोलती है जीजा जी आज मैं अंसारी को फ़ोन करूंगी और मुझे डाउट है अंसारी पर। इस पर मनमोहन पूछते हैं कि क्या तुम्हें अंसारी पर पूरी तरीके से डाउट है, तो सुमन बोलती है हाँ मुझे 100% डाउट है। अब इसके बाद सुमन बोलती है कि आप एक ये रखिए कि अगर मान लीजिए मैं अंसारी को कॉल करती हूँ, उसे धमकी दूंगी कि देखो तुमने ही दीदी को गायब किया है, अनीता दीदी को तुम आखिरी बार तुम ही मिले थे, मैं इस तरीके की उसे धमकी दूंगी क्योंकि उसके पास हो सकता है उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और वो मुझे कुछ करने की कोशिश करे। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर 4-5 दिन में मुझे भी कुछ हो जाता है, मैं कहीं गायब हो जाती हूँ, नहीं मिलती हूँ, तो ये समझ लीजिएगा कि मुझे गायब करने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि तैयब अंसारी का ही हाथ है। इस तरीके की बातें सुमन फ़ोन पर कहती है और फ़ोन पर ये बातें कहने के बाद जो मनमोहन है वो बोलता है कि पहले उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा क्यों करोगी, लेकिन जब सुमन सारी चीज़ें बताती है कि उसको डाउट है तैयब अंसारी ने उसकी दीदी के साथ कुछ किया है, और तो और वो ये भी बताती है कि कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ पिक्चर्स थी तैयब अंसारी की जो दीदी के पास थी जिससे उसकी इमेज डैमेज हो सकती थी। और ये सारी बातें उस पूरे ऑडियो में रिकॉर्ड हैं और साथ ही साथ दो डॉक्टर्स का भी नाम आ रहा है, जिस पर मनमोहन कहते हैं कि एक डॉक्टर तो बालाजी वाला है और दूसरा बिश्नोई है सांचौर से, और मैं इन सबका थाने में नंबर दे दूंगा। इसके बाद सारे पत्ते खुल जाएंगे, पता लग जाएगा कि आखिर मेरी बीवी की हत्या में कौन कौन शामिल है या कौन था जिसने पूरी साजिश रची। और आपको जैसे मैंने पहले भी जो पूरी बाइट सुनवाई थी, जो पूरी बातचीत सुनवाई थी उनके हस्बैंड की, वो कह रहे हैं कि इसमें किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, गुलामुद्दीन अकेला ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं और कई सारे लोग इसमें मिले हैं, कोई ऐसी साजिश रची होगी मेरी बीवी के खिलाफ पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, और इसी वजह से जो मेरी बीवी है उसको गुलामुद्दीन ने किडनैप किया और कई सारे लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब ऐसे में पुलिस के लिए सवाल है कि तैयब अंसारी का पता लगाना, उन डॉक्टर्स का पता लगाना, और तो और सुमन किस राज की बात कर रही है। आखिर अनीता चौधरी के फ़ोन में ऐसा कौन सा राज दबा पड़ा था जिसकी वजह से उसकी हत्या हो सकती है,
ये भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और सुमन, जिसका ये ऑडियो है जो बता रहे हैं मनमोहन कि उन्होंने पुलिस को दे दिया है, उसके तहत भी पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि गुलामुद्दीन अभी भी फरार है। आबिदा अपनी बातों से पलट चुकी है और कई सारे नाम इस केस में पूरे सामने आ चुके हैं, जिनकी तह तक जाना अब पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है।